एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर। न्यूज़ आप तक अंडमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसा कि मैं लोकसभा चुनाव अभी पोर्ट ब्लेयर की जो मेन सिटी थी वहाँ कवर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जो बड़े अहम मुद्दे थे उसके बारे में मैं शायद से थोड़ा सा जान चुका हूँ और आप लोगों को बता भी चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा सा हट के जाया जाए अंडमान के और दूसरी जगह। और पोर्ट ब्लेयर से 18 किलोमीटर दूर पर आज हमने दो जगह कवर करने की कोशिश करी, चोल्डारी और हम्फ्रीगंज में। आपको बता दें, चोल्डारी और हम्फ्रीगंज जो जगह है ये, और यहाँ पे इस समय मैं वंडूर में मौजूद था। यहाँ पे बीच का आनंद लेते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा यहाँ खड़े होकर आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश करूँ कि इस समय लोकसभा के जो चुनाव है उसको लेकर क्या वातावरण चल रहा है, क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है। जब मैं हम्फ्रीगंज में सबसे पहले गया, वहाँ पे लोगों ने ऑफ कैमरा हमसे बात करी। ऑन कैमरा बात करने से झिझक थी, जो कि होती है, और बाकी जो शहर होते हैं, जो ऐसे थोड़े रिमोट एरियाज में शहर होते हैं। हम्फ्रीगंज जाके जो दो बड़े मुद्दे मुझे पता चले वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे आके जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्र स्तर पर एक बहुत बड़ी उज्ज्वला स्कीम लागू हुई थी। उस उज्ज्वला स्कीम को मास्टर स्ट्रोक बनाकर पीएम मोदी महिलाओं की वोटर बैंक को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। हम्फ्रीगंज में एक अहम मुद्दा जो खास तौर पे मुझे महिला दुकानदारों ने बताया वो ये है कि उज्ज्वला स्कीम की ये जो अहमियत है, जो उसका लाभ है, वो कहीं ना कहीं हम्फ्रीगंज के लोगों को नहीं मिल रही है। और जिन लोगों को मिल रही है वहाँ पे सिलेंडर एकदम लेट, यानी रात में 10-11 बजे के बाद पहुँचते हैं, और वो भी कम संख्या में पहुँचते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो वहाँ पे उज्ज्वला स्कीम को लेकर वहाँ पे हमें पता चली। उसके बाद जब हम चोल्दारी गए, वहाँ पे भी हमने लोगों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे भी लोगों ने झिझक बहुत दिखाई। खास तौर पर वहाँ पर चोल्दारी में एक जो चीज़ आपको बताऊँ, बीजेपी समर्थकों की होड़ है। यानी बीजेपी का जो कोर वोटर बैंक है चोल्डारी एरिया में, चोल्डारी का ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्तर पर आपको दिखेगा। जब मैंने वहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया, झिझक दिखाई। एक आदमी थे वहाँ पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। उन्होंने ये बताया कि वो सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए वो बता नहीं सकते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। कुलदीप राय शर्मा, पिछले 5 सालों में उनका काम ज़मीनी स्तर पर होता नहीं दिखा है। ये चीज़ यही चोल्दारी के ही लोगों ने हमें बताई है। उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई स्कीम लागू होने वाली होती है, कोई नीति लागू होने वाली होती है, जब वो लागू हो भी जाती है तो ज़मीनी स्तर पर एक नेता का अधिकार बनता है कि वो आए और वहाँ के लोगों का मुआयना करे और उसका ग्राउंड सर्वेक्षण करके दिखाने की कोशिश करे कि किस तरीके से नीति वहाँ पे लागू हो रही है। बदकिस्मती ये है कि चोल्दारी के लोगों को लग रहा है कि कुलदीप राय शर्मा बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पे जो लगे इल्ज़ाम है उन इल्ज़ामों के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बाकी ये जो मुद्दे, अहम मुद्दे होते हैं, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी समस्याएं घटती हैं, उसको लेकर कभी वो वक्ता होते नहीं दिखाई दिए। चोल्दारी का एक और जो मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी समर्थक वहाँ क्यों है, वो है बीजेपी के पहले के वहाँ से खड़े होने वाले सांसद विष्णुपद राय। ये वो सांसद थे जो 3 बार अंडमान से विष्णुपद राय बीजेपी की तरफ से सांसद रह चुके थे। लेकिन फिर 2019 के जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो बीजेपी सरकार विष्णुपद राय की जो संसदीय सदस्यता थी उसको कहीं ना कहीं विराम देने के लिए एक नया चेहरा लाते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को एक भारी मात्रा के वोटों से हार का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद आते हैं कांग्रेस की तरफ से कुलदीप राय शर्मा, जिनको कुलदीप भैया के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन अब कुलदीप राय शर्मा की कितनी इफेक्टिवनेस, यानी कितनी बात की खाक होती है, कितना काम को लेकर धाक होती है, वो चीज़ तो आगामी चुनावों में आपको पता चल जाएंगे। लेकिन इसी बार बीजेपी ने शायद 2019 के चुनावों में हार के बाद सीख ली है और विष्णुपद राय को इस बार 2024 में दोबारा उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं बतौर विपक्षी चेहरा, बतौर विपक्षी राजनीतिक पार्टी। एक और जो बड़ा मुद्दा यहाँ पे मुझे चोल्दारी के लोगों ने बताया, और ये उन्होंने ये बताया था कि बजट के एलोकेशन को लेकर कहीं ना कहीं मसला बना रहता है। आप लोग जब यहाँ पे वीडियो भी देखते होंगे, शायद आपने मुझे देखा होगा, मैं दिल्ली से अंडमान के लिए कभी कभी जब रिपोर्ट भी करता था, दिल्ली में भी एलजी, और जो क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, लेकिन तब भी वहाँ वो एक लौता ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री है। तो क्या होता है, एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में हमेशा से बजट एलोकेशन को लेकर, नीतियाँ बनाने को लेकर, यहाँ तक कि ये जो हमारी जुडिशियरी होती है, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव को भी लेकर कहीं ना कहीं वहाँ तानातानी बनी रहती है।
वही चीज़ चुलदारी के भी लोगों ने और हम्फ्रीगंज के भी लोगों ने हमें बताई। और कल जब हम शादीपुर गए थे वहाँ पे भी हमें ये लोगों ने बताई थी कि बजट को लेकर, एक बजट एलोकेशन को लेकर बहुत बड़ा इशू चल रहा है। क्या चल रहा है अगर मैं आपको बताना चाहूँ, केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार, और अंडमान में जो एलजी है डीके जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव संभालते हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार है और यहाँ पे सांसद है कांग्रेस के। अब आप पहले ही समझ जाइए कि अगर एलजी, और क्योंकि एलजी के हर एक जितने भी केंद्र शासित राज्य होते हैं, एलजी को बीजेपी से सीधा जोड़ा जाता है, और एलजी अगर बीजेपी से जोड़े जा रहे हैं और अगर यहाँ पे एक सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के सांसद हैं, बजट एलोकेशन का यहाँ पे एक पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी की पॉलिटिक्स यानी विपक्षी सरकार की होने वाली राजनीति यहाँ पे दिखती है। क्या कहते हैं, जो केंद्र सरकार है वो एक बजट स्पेसिफिक देती है, लेकिन अंडमान को उतना बजट नहीं मिलता, ये कुलदीप राय शर्मा और उनके समर्थकों का और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना है। कहा यह जाता है कि इस बजट एलोकेशन की दिक्कत की वजह से, क्योंकि एलजी बीच में आ जाते हैं, केंद्र में अगर एक बीजेपी सरकार है, यहाँ पे कांग्रेस सरकार है, तो एक बजट एलोकेशन की जो दिक्कत होती है वो होती है, जिसकी वजह से अंडमान का रोडवेज सबसे ज्यादा इस समय घातक स्तर पर अपने आप को अंजाम देता नजर आ रहा है। रोडवेज के साथ साथ यहाँ पे अब लोगों को चरमराती स्वास्थ्य क्षेत्र भी देखने को नजर आ रहा है। यहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्रों के हालात हमने कल भी आपको अपने रिपोर्ट में बताने की कोशिश करी थी। जितने भी सरकारी डिस्पेंसरी है अंडमान में, उनको पिछले 5 से 6 सालों में ना उनमें बढ़ोतरी देखने को हमें नजर आई और ना ही उसमें काम होता हुआ हमें नजर आया। तो हेल्थ सेक्टर, जो स्वास्थ्य क्षेत्र है अंडमान का, वो धीरे धीरे चरमराता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे रोडवेज की हमने बात करी, ट्रांसपोर्टेशन में कोई एडिशनल चेंजेस नहीं आए हैं। ट्रांसपोर्टेशनल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, बसों से अगर किसी को ट्रैवल करना होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का ये जो बड़ा मुद्दा है, ये भी इसमें भी हमें कोई बदलाव देखने को नजर नहीं आया। उसके साथ साथ एक और जो मुद्दा यहाँ पे आ रहा है वो है अब थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे राज्यों के लोगों को जमीनें दे दी जा रही है, जो कि एक जमीनी मुद्दा इधर बन रहा है। और कहा यह जा रहा है कि एलजी उस पर कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं और सांसद भी थोड़े वक्ता होते उस चीज़ को नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे मुद्दे थे। और जब हम्फ्रीगंज में भी आए, हमें एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, उज्ज्वला स्कीम की नाकामयाबी यहाँ पे हमें दिखने को नजर आई है। और हम यही हम्फ्रीगंज में उज्ज्वला स्कीम की नाकामयाबी हमें नजर आई है। बजट एलोकेशन को लेकर कि केंद्र से बजट आता नहीं है, उम्मीद के हिसाब से कम आता है, जिसकी वजह से रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में अंडमान के नहीं लग रहा है। और अभी हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं बात कर रहे थे, तो हम वहाँ से हम्फ्रीगंज से होते हुए अभी वंडूर की तरफ आ रहे थे। ये सुंदर सा नज़ारा भी आप देख रहे होंगे। मैंने अपने कैमरा सहयोगी को बोला एक बार कैमरा चालू कर दीजिए, क्योंकि जब मैं बीच के सामने बोलूँगा लोगों को भी लगेगा कि वंडूर आए हैं। यहाँ वंडूर में वैसे पब्लिक नहीं है, इतनी टूरिस्ट स्पॉट है, तो अंडमान के लोकल्स नहीं थे। लेकिन अभी मेरी बात हो रही थी एयरफोर्स के ही, यहाँ पे कुछ हमारे जो जवान हैं, एयरफोर्स से जुड़े जो ऑफिसर्स हैं, आज वो यहाँ से वहाँ से उन्हें हम्फ्रीगंज का वो जो हाईवे है, हाईवे से लेकर यहाँ पे वंडूर के रास्ते से होते हुए सीधा सीधा एक बाइक रैली कर रहे हैं, वोटर्स के मन में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, चुनावों को लेकर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। अब यहाँ पे भी जब मैं पहले दिन भी आया था तो मेरे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने भी बताया था कि चुनावों को लेकर सरगर्मियाँ तो बढ़ी हुई हैं। और हाँ, लोगों को, मतलब लोग ये भी जानते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, किसको वोट देना है, वो ऑन कैमरा नहीं बताते, क्योंकि आधे से ज़्यादा यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो सरकारी विभागों में या फिर सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, जिनमें उनके वो जो सरकार का इंटरवेंशन है, यानी जो सरकार की दखलंदाजी है थोड़ी बहुत, वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो बीच में आ जाती है। और दूसरा जो उन लोगों ने ये बताया, बहुत सारे लोगों का तो ऐसा है कि अंडमान को आज भी केंद्र सरकार ने, ये चीज़ मैं कैमरे पे भी बोलूँगा और शायद अगर ये वीडियो सही जगह पहुँच जाए तो उसका कुछ हमें इफेक्ट होता हुआ, कुछ असर होता हुआ दिखे, केंद्र सरकार ने अंडमान राज्य को थोड़ा सा शायद अलग करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़िए, यहाँ के लोग भी उस हिसाब से जागरूक नहीं हैं। यहाँ पे जैसा कि जब जनता दरबार भी लगती थी, जब सरपंच पंचायत भी लगती थी, इससे याद आया जब हम हम्फ्रीगंज से पहले जब वहाँ पे जब हम पंचायत में भी गए थे, वहाँ पे भी रोड को लेकर एक मसला, बहुत बड़ी समस्या थी, रोड को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। तो ये जितने भी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर किस तरीके से वक्ता होना चाहिए था, किस तरीके से राजनीति होनी चाहिए थी, शायद से अंडमान में नहीं हो पाई है। अब दिलचस्प बात ये रहेगी कि आने वाले जो चुनाव है, क्योंकि मात्र 1-2 दिन में, कल जब हम बीजेपी कार्यालय में भी, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में जब हम बीजेपी कार्यालय भी गए थे, वहाँ पे भी पता चला था कि विष्णुपद राय अभी 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगे, चुनावी यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो CPIM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी कहीं ना कहीं अपनी असर जनता के मन में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने भी अपनी जो पार्टी गतिविधियाँ हैं उसको थोड़ा सा और तेज़ कर दिया है, एक अपने अलग स्तर पर चला रहे हैं। बीजेपी कल परसों से शुरू कर देगी। कुलदीप राय शर्मा के जो जितने भी समर्थक हैं उन्होंने पोस्टर होर्डिंग लगा के शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो BSP पार्टी है, क्योंकि
2019 के चुनावों में बीएसपी को भी कुछ वोट मिले थे, जरूर मिले थे। अब बीएसपी भी जो है एक बार नामांकन दर्ज करके उसमें भी अपना जो वोट देने का काम है, जो ये चुनावी प्रक्रिया है, शुरू कर देगी। तो अभी यहाँ पे वंडूर में आपको एक बार फिर बता दूं, जो एयरफोर्स के पुलिसकर्मी थे, जो पुलिस हमारे जो फौजी थे, वो एक बाइक बुलेट रैली निकाल रहे हैं चुनावों की जागरूकता के लिए। और ये सारी बातें जो मैंने जनता से ऑफ कैमरा बात करके आपको बताने की कोशिश करी है, कमेंट सेक्शन में एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि इन बातों में आपको कितनी सच्चाई लगी, क्या आपके भी एरिया में या आपके भी क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि अंडमान के या पोर्ट ब्लेयर के या फिर किसी भी आसपास के एरिया में जहां हम कवरेज करने के लिए आप लोगों से आए, आप लोगों से मिले, आप लोगों की बातें सुने और जानने की कोशिश करें कि समस्याएं, उनका समाधान और आगामी चुनावों के जो ये सरगर्मियाँ हैं वो किस हद तक आपको दिलचस्पी दिखा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वंडूर में मैं मौजूद था और आप देख रहे थे न्यूज़ आप तक अंडमान। बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।